आज मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य अर्जित होता है। मकर संक्रांति गंगा स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उत्तरकाशी में सैकड़ों श्रद्धालुओं और साथी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। देवडोलियों ने गंगा भागीरथी में आस्था की डुबकी लगाई। पूजा अर्चना के बीच में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में भी जलाभिषेक किया। भागीरथी का हाथ कपा देने वाला पानी भी श्रद्धालुओं के उत्साह को ठंडा नहीं कर पाया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और साथी क्या जवान, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई हरिद्वार में नजर आया। और साथ ही सोमवार के तड़के से ही उत्तरकाशी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। दर्जनों देव डोलियों की मौजूदगी, ढोल नगाड़ों की आवाज और मां गंगा के जयकारों से नगर का माहौल भक्तिमय हो गया है। और मकर संक्रांति के स्नान को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। टिहरी और दूरदराज क्षेत्रों से रविवार से ही देव डोलियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की। इस पावन पर्व के लिए हम पूरे साल वेट करते हैं, क्योंकि जहाँ माँ गंगा के दर्शन के लिए साक्षात सारे भगवान खुद उतर के आते हैं। तो हम आज अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम अब गंगा के तट पर रहते हैं और इस स्नान का दर्शन और वो कर पा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में हरिद्वार से पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं, साथ ही उत्तरकाशी से बलवीर परमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले बलवीर का रुख करते हैं। बलवीर, आप बताइए, उत्तरकाशी में कैसे मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है? और आज तो बड़ी संख्या में देव डोलियां भी हरिद्वार का रुख करती हैं गंगा स्नान करने के लिए। सबसे पवित्र नदी माना जाता है गंगा को, और ऐसे में लोग आज आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके आसपास कैसी तस्वीरें हैं? नजारा ये है कि बड़ी संख्या में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बड़ा उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा सकता है। हम आपको अभी भी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि देर रात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे थे। अभी भी जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और देख सकते हो कि किस तरह से पवित्र डुबकी जो गंगा जल है वहां पे लगाई जा रही है। हमने देखा कि 3 बजे बड़ी संख्या में देव डोलियों के साथ ग्रामीण टिहरी और उत्तरकाशी से यहाँ पे पहुंचे थे और आस्था की डुबकी लगाई जा रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि कड़ाके की ठंड है और मौसम आपको दिखा सकते हैं कि मौसम के कैसे नजारे हैं। धुंध छाई हुई है और इस धुंध के कारण कड़ाके की ठंड है। और कड़ाके की ठंड के बीच में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार डुबकी लगा रहे हैं। 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बड़ी भीड़ यहाँ पे थी। और अभी भी जो श्रद्धालु है पहुंचे हुए हैं और जो माँ गंगा का जो जल है, जो पवित्र डुबकी वहां लगा रहे हैं। तो ये नजारे ग्राउंड जीरो के हैं। आप देख सकते हो कि अभी भी जो श्रद्धालु है लगातार रुक किए हुए हैं। तो जो ये मकर संक्रांति का जो पावन पर्व होता है, इसके अपने ही मायने होते हैं। और 1 साल से जो श्रद्धालु है इंतजार करते हैं कि ये दिन आएगा और इस दिन डुबकी लगाएंगे। जी तो बिल्कुल देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे बलवीर। और अब पुलकित शुक्ला का रुख कर लेते हैं, जो कि हर की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद है। पुलकित, बताइए आप। हालांकि सुबह 4 बजे से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। हरिद्वार की बात करें तो कल भी हमने तस्वीरें देखी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। अभी कैसी तस्वीरें हैं वहां पर? और साथ ही क्या अभी भी लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए? जी बिल्कुल, हरिद्वार के हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मैं मौजूद हूँ और तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि
जो हर की पैड़ी पर कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही ये सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि मकर संक्रांति का जो स्नान होता है वो एक ऐसा पर्व है जो देश के सभी राज्यों में मनाया जाता है। अलग अलग नामों से हालांकि मनाया जाता है, लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिससे जो सभी हिंदुओं के लिए हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है और अलग अलग सभी राज्यों में जो उसको मनाया जाता है। इसलिए सभी राज्यों से, दूर दूर के राज्यों से यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। हर बार यहाँ पर हरिद्वार में जो भी गंगा स्नान होता है वहां पर यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों से ज्यादातर जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन जो मकर संक्रांति का पर्व है उसमें और भी अन्य राज्यों से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, गुजरात से और साउथ के राज्यों से बड़े बड़े जो दूर से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। और इसलिए यहाँ पर जो है अच्छी खासी भीड़ श्रद्धालुओं की जमा हो गई है, क्योंकि इस बार 14 और 15 जनवरी 2 दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए जो पुलिस प्रशासन ने की ओर से जो व्यवस्था है वो भी 2 दिनों के मेले के लिए यहाँ पर की गई है। पूरे मेला क्षेत्र को यहाँ पर 7 जोन बनाए गए हैं, 17 सेक्टर में बांटा गया है और बड़ी तादाद में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है। दूसरे जिलों से भी पुलिस आई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर न फैले। मकर संक्रांति के स्नान के महत्व की अगर बात करें तो इस स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। ये एक बड़ा पर्व जो है हिंदुओं में माना जाता है। इस मकर संक्रांति पर जो है सूर्य भगवान जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उससे जो है मौसम बदल जाता है, कई ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल जाती है और उसका जो है आम जनजीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो मकर संक्रांति का पर्व है उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उसको मनाते हैं और उसके जो भी सभी विधि विधान है वो करते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। वैसे हिंदुओं में जो जितने भी शुभ कार्य है, किसी भी चीज की अगर शुरुआत हो तो उसमें पवित्र नदियों के स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हरिद्वार में जो भी कुछ विशेष तिथियां होती हैं यहाँ पर पुलकित और साल का ये पहला त्योहार और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। गंगा का जो पानी होता है वो बेहद ठंडा होता है, लेकिन ये लोगों की आस्था है कि बड़ी संख्या में लोग सुबह 4 बजे से ही स्नान करने के लिए गंगा के तट पर पहुंच रहे हैं। आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में आज सजेंगे राजनीतिक पार्टियों के मंच। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में वर्ष 1921 से राजनीतिक पंडाल सजते आए हैं और उत्तरायणी मेला देश में मात्र ऐसा मेला है जहां पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही सियासी मंच भी लगते हैं। उत्तरायणी मेले के ये राजनीतिक पंडाल सियासी दलों की दिशा और दशा को भी तय करते हैं। आज मूल निवास को लेकर भी मेले में प्रदर्शन किया जाएगा और मूल निवास स्वाभिमान रैली से सैकड़ों लोग जुड़े हैं और आज सरयू तट पर पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुष्मिता थापा जुड़ गई हैं बागेश्वर से। सुष्मिता, मेले की शुरुआत हो गई है और साथ ही लगातार हम इसके महत्व को भी बता रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग तो पहुंचते हैं, लेकिन इसका सियासी महत्व भी बहुत ज्यादा है। बताइए आज क्या कुछ खास रहने वाला है मेले में? जी, मेला शुरू हो चुका है और आज सियासी दल हैं उनके पंडाल यहाँ पे सजेंगे। वहाँ पे कई तरह के जो दल हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो या अन्य दल हो, उन सभी के जो पंडाल यहाँ पे सजते आए हैं। ये 1921 से ये जो पंडाल हैं वो सजते आए हैं। कुली बेगार प्रथा के जब रजिस्टर भाए गए थे सरयूगढ़ में, उसके बाद से ये पंडाल यहाँ पे सजते आए हैं। और साथ ही आज मूल निवास को लेकर भी इस सरयूगढ़ में कई लोग यहाँ पे एकत्र होंगे और जो भी उनके मूल निवास के जो प्रतियां हैं उनको सरयूगढ़ में भाएंगे। और जिस तरीके से ये उत्तरायणी का पर्व है, ये हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक अहम मंच रहा है। और आज यहाँ पे हर कोई जो पार्टी कार्यकर्ता है और पदाधिकारी यहाँ पहुंचते हैं और सरयूगढ़ के सामने यहाँ पे कई तरह के जो मंच है, आरोप प्रत्यारोप और भाषण और इस तरह के अभिवादन यहाँ पे होते हैं और यही तय करते हैं कि आने वाले जो अब अग्रिम चुनाव होंगे किस तरह की उनकी दशा दिशा, किस तरह की उनकी रणनीति रहेगी। आज यहाँ से वो तय हो जाती है। बिल्कुल। और सुष्मिता, 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी है, ऐसे में ये मेला और भी ज्यादा खास हो जाता है और खास इसकी इस बार थीम भी है क्योंकि अयोध्या धाम की थीम इस बार रखी गई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत में आज कोटद्वार के हल्दूखाता मल्ला में रहने वाले बोक्सा जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। लाइव चलने वाले इस वर्चुअल संवाद के दौरान में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत समेत स्थानीय विधायक रितु खंडूरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। बोक्सा जनजाति के लोगों से प्रधानमंत्री के संवाद को लेकर हल्दूखाता के एवीएन स्कूल में कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जहां पर समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे और उन्हें पीएम से संवाद करने का मौका मिलेगा।
और ज्यादा जानकारी के साथ में कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज जुड़ गए हैं। अनुपम, बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोक्सा जनजाति के लोगों से संवाद करेंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का और कितने बजे होगा? क्या जरा जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कोटद्वार का जो भाबर क्षेत्र है, इसमें बोक्सा जनजातीय जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में इनकी संख्या यहाँ पे रहती है और सालों से रहती आई है। आज पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनजातीय समुदाय के कई लोगों से बातचीत करेंगे। जो लाभार्थी है उनसे बातचीत करेंगे, सीधा संवाद रहेगा, यानी कि जो लाइव वो बातचीत करेंगे। और इसके लिए एलईडी स्क्रीन भी वहां पे पूरी लगाई गई है और तकरीबन 11 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सांसद तीरथ सिंह रावत, जो गढ़वाल के सांसद है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। स्थानीय जो विधायक है रितु खंडूड़ी, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही क्षेत्र लैंसडौन विधायक दिलीप रावत के भी उस कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही जा रही है। तो पूरा जो कार्यक्रम होगा वो इन्हीं समुदाय के जो लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, इन्हीं से रिलेटेड होगा। क्या उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, किस तरीके से वो योजनाओं को देखते हैं, कितना अभी तक, क्योंकि इससे पहले भी जब से ये कार्यक्रम डिसाइड हुआ है उसके बाद भी शिविर लगातार उस क्षेत्र में लगाए जा रहे थे। सरकारी योजनाओं के तहत तमाम विभाग, समाज कल्याण विभाग को इसका नोडल अधिकारी तय किया गया है। तो तमाम विभाग लगातार उस क्षेत्र में जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ, क्योंकि जिस तरीके से हमने भी देखा है कि सरकारी योजनाओं का बहुत ज्यादा लाभ बोक्सा जनजाति के लोग नहीं उठाते हैं। तो अब जो पीएम जनमन कार्यक्रम जब से ये डिसाइड हुआ है तब से कई सारे शिविर लगे हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं, पेंशन है, वो उनकी लगाई गई है, तमाम जो सुविधाएं सरकारी योजनाओं से मिलती है उनको भी उन जनजातीय समुदाय के लोगों को दी जा रही है। तो पीएम जनमन कार्यक्रम को लेकर आज पूरी तैयारियां कर दी गई है। 11 बजे के बाद ये कार्यक्रम किया जाएगा जी। और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा कार्यक्रम। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य में 6 महीने के दौरान लोकसभा और निकाय चुनाव होने हैं। इन चुनावों पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है। जनता और बाबा की कृपा से बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। नैनीताल के केचीधाम और घोड़ाखाल मंदिर स्वच्छता अभियान के तहत में पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है उसके लिए हम तैयार हैं और 5 लोकसभा सीटों पर केंद्र ने राज्य की मदद की है। तो चूंकि चुनाव कब होना है तो हमारा चुनाव आयोग तय करता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम जो भी चुनाव आयोग के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार हमारी सरकार का कैसे काम हो रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से केंद्र से योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, राज्य के विकास के लिए जो धन आवंटन हुआ है वो आज़ाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और हर एक उत्तराखंड वासी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ के स्थानों से, यहाँ के धार्मिक स्थानों से, यहाँ के विकास से जिस प्रकार का उनका रिश्ता है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उत्तराखंड के लोगों का भी उनसे जो लगाव है उसी के कारण से उनके नेतृत्व में हर चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है और इस बार भी पूरा समर्थन देंगे। सोमवार से बीजेपी दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रोग्राम शुरू कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अभी तक लगभग 1800 लोगों की लिस्ट पार्टी के पास में आई है, जिन्हें केंद्रीय सदस्यता समिति के द्वारा मॉनिटरिंग करने के बाद हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत में आज लगभग 500 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। सियासी रण में लोकसभा चुनाव के महासमर का आधिकारिक बिगुल भले ही अभी बचना बाकी हो, लेकिन रण बांकुरों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में किलेबंदी में जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनवरी के बाद लोकसभा चुनाव के महासमर का उद्घोष कभी भी हो सकता है, लिहाजा बीजेपी चुनावी बिसात बिछाने लगी है। 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। लिहाजा पार्टी ने 5 लोकसभा में 5,
70 विधानसभाओं में 70 विस्तारक तैनात किए हैं। कुमाऊं व गढ़वाल में 2 युवा कैबिनेट मिनिस्टर को सेक्टर प्रभारी तैनात किया गया है, जिन पर कोऑर्डिनेशन और पूरे चुनाव के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। 12,000 बूथों पर 24 घंटे के लिए 12,000 पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है। हर जाति वर्ग के बीच सम्मेलनों की श्रृंखला को पार्टी पूरा कर चुकी है। इन दिनों नारी वंदन कार्यक्रम से बीजेपी महिलाओं के बीच है। नए वोटर्स भी साधे जा रहे हैं। 25 जनवरी को हर विधानसभा में 1000 नए वोटर्स के साथ 9 मतदाता सम्मेलन की तैयारी हो रही है। हमने युवा मोर्चे को भी कार्यक्रम दिया है। युवा मोर्चा 25 तारीख को 9 मतदाता सम्मेलन के वो कार्यक्रम करेंगे। उस दिन हमने प्रत्येक विधानसभा के 1000 नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट जुड़ने वाले हैं। उस कार्यक्रम की श्रृंखला हमारी बन चुकी है। और मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्रों के भिन्न भिन्न जो हमारे आयाम हैं, हर वर्ग के आयाम, उनके साथ संपर्क करना, व्यावसायिक क्षेत्र के लोगों से संपर्क करना, मतलब हर घर का वोट भाजपा को प्राप्त हो, इस दृष्टि के कार्यक्रम की रचना इस बीच हम लोग बनाई है। बीजेपी के इस चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। इसके लिए लोकसभा वार 5 सीनियर नेताओं को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी तैनात किए गए हैं। बूथ कमेटियां बनाने के लिए हर बूथ से 5 लोगों की टीम बनाई जा रही है, जो बूथ पर हो रही एक्टिविटी को स्टेट कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। लोकसभा संचालन समिति अलग से बनाई जा रही है। 15 जनवरी को पार्टी के प्रभारी देहरादून आ रहे हैं, तो 26 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग, 27 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी मीटिंग और 28 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तराखंड लाने की तैयारी हो रही है। बड़ा फोकस है बूथ कमेटियों में। बूथ कमेटियां जहां नहीं बनी वहां बनानी है और हर बूथ से 5 लोगों को हम सीधे स्टेट वार रूम से जोड़ेंगे। उनके नाम पते हम मांग रहे हैं। ये कोऑर्डिनेटर भी जा रहे हैं। 70 विधानसभाओं में 70 प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं और अभी 15 तारीख को माननीय प्रभारी महोदया कुमारी शैलजा जी यहाँ आ रही हैं। यानी अब बस चुनावी बिगुल बजने का इंतजार है। इससे पहले का जितना समय है, पक्ष विपक्ष किलेबंदी की मजबूती में जुटे हुए हैं। इसके बाद अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र भी खोजे और खोदे जाएंगे। किसी के कुंडल कवच मांगे जाएंगे तो किसी को अर्जुन बनाकर पेश किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम धामी ने देहरादून के घंटा घर पर राम भजन सुनते लोगों का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें सीएम ने लिखा कि घंटा घर देहरादून में राम भजन सुनते नगरवासी पूरे प्रदेश में जन सहभागिता से सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष पूजा, कीर्तन एवं मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है। बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों के तारे प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने अपना एक वीडियो जारी कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीते कुछ दिनों से चल रही तमाम अटकलें और चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य होने के नाते राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहा हूं और बाकी 3 शंकराचार्य का किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया है। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपने आप को शंकराचार्य बताते हुए सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के साथ चारों शंकराचार्य को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण नहीं आया है और चारों ही शंकराचार्य इस समारोह में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। ऐसा किसी शंकराचार्य का विरोध अभी सामने हमारे नहीं आया है। मैं हूं ज्योतिष पीठ से, मेरा तो विरोध नहीं, मैं तो उसका ट्रस्टी भी हूं। श्रृंगेरी का कोई विरोध नहीं आया है। द्वारका शारदा पीठ का भी कोई विरोध नहीं आया है। कदाचित कोई अपने मन की गढ़ंत बातें कह रहा हो तो उसका हम बहुत महत्व नहीं देते हैं, ना उस पर ध्यान देते हैं।
देहरादून में रविवार को पलटन बाजार डिस्पेंसरी रोड मोती बाजार में दुकानों के बाहर सामान लगाकर रास्ता बाधित कर सड़क फुटपाथों का सामान लगाकर बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन, नगर निगम और साथ ही दून पुलिस ने मिलकर मुख्य बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही सामान जब्त कर लिया है और चालान भी काटते हुए कार्रवाई की है। दुकानदारों से 26,400 का जुर्माना वसूला गया। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर मसूरी वन प्रभाग के रायपुर रेंज में नदी किनारे जंगल में पार्टी मनाने गए थे 4 दोस्तों पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में 12 साल का निखिल घायल हो गया है। गुलदार ने लड़के पर पीछे से सर पर पंजा मारकर घायल कर दिया। बच्चे को लहूलुहान हालत में उसके दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर गंभीर रूप से घायल लड़के को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं सूचना के बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है और साथ ही लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। श्रीनगर क्षेत्र में आजकल गुलदार का एक वीडियो सामने आया है। श्रीनगर से पौड़ी जाने वाले हाईवे पर गुलदार के टहलने का वीडियो सामने आया। शनिवार देर रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। 15 सेकंड के इस वीडियो में गाड़ी में बैठे लोगों ने इस वीडियो को बनाया, जिसमें आप देखिए ये श्रीनगर का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें आपको गुलदार नजर आएगा। तो गाड़ी में सवार लोगों ने ये वीडियो बनाया और साथ ही गुलदार दिखने से अब लोगों में दहशत का माहौल भी बन गया है। और चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। टिहरी के घनसाली में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एक निजी नर्सिंग होम और साथ ही डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। हरिद्वार में ज्वालापुर के कांग्रेस रवि बहादुर ने सांसद निशंक को विकास कार्यों पर खुली बहस की चुनौती दी है। निशंक ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस खुद को खत्म करना चाहती है। रुद्रप्रयाग के बड़मा पट्टी के दिगधार थाती में 3 दिवसीय कृषि पर्यटन और सांस्कृतिक विकास महोत्सव का आयोजन किया गया। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। ऋषिकेश में मुनि के रेती क्षेत्र में प्रशासन एक बहुउद्देशीय स्टेडियम बनाकर खेल सुविधाओं को विकसित करने जा रहा है। डीएम ने पूर्वानंद ग्राउंड का दौरा किया। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए इंडो नेपाल यूथ चैंपियनशिप खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पीएम मोदी के आह्वान पर टिहरी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मठ मंदिरों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, जो कि 22 जनवरी तक चलेगी। चक्राता में मकर संक्रांति के अवसर पर जीआरएस फाउंडेशन के श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा से पहले महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। मकर संक्रांति के अवसर पर यमुना घाट पर महाधार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कथावाचक आचार्य शिव प्रसाद ने हरिपुर को कुंभ क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मांग की। चमोली में कल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना सहित भूतपूर्व सैनिकों ने अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। कोली बेगार प्रथा के 103 साल पूरे होने पर बागेश्वर पहुंची पदयात्रा। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता सेनानी संगठन के बैनर तले निकाली गई पदयात्रा।